ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का सर्किट है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब होता है जैसे ये स्मॉल सिग्नल है और इसकी वेरिएशन जो है ना ये माइक्रो वोल्ट में है या मिली वोल्ट में है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। तो ये सारा सर्किट क्या करेगा, इस सिग्नल को ना एम्पलीफाई कर देगा, मीन मिली वोल्ट से वोल्ट में ले आएगा। यदि ये मिली से वोल्ट में लेके आता है तो ये उसको 1000 टाइम्स एम्पलीफाई कर रहा है, और यदि ये माइक्रो से लेके आता वोल्ट में तो ये 10⁶ टाइम्स उसको एम्पलीफाई कर रहा है। कॉमन एमीटर में एक बात और ध्यान देना है कि जैसा इनपुट सिग्नल होगा ना उसका फेज रिवर्सल हो जाएगा। जैसे ये पहले पॉजिटिव में जा रहा है तो ये पहले नेगेटिव में जा रहा है, तो इसको कहते हैं फेज रिवर्सल, या इसको कहते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये सर्किट 180 का फेज शिफ्ट करेगा। अब है कि इसके सर्किट की वर्किंग की या कंस्ट्रक्शन की। देखो हम यहाँ से ना वोल्टेज दे रहे हैं VCC। हम ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेजेस चाहिए। यहाँ पे चाहिए कलेक्टर पे, कुछ वोल्टेज बेस पे चाहिए, कुछ एमीटर पे चाहिए। तो कितनी चाहिए वोल्टेज वो, और कौन देगा? वोल्टेज चाहिए वो देखने के लिए हमें ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी। ये ट्रांजिस्टर की ये वाली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन ग्राफ है वो VCE में, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में और कलेक्टर करंट में। ये वाला जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में इसके क्रॉस, और कलेक्टर करंट में ग्राफ है ये। तो ये ग्राफ्स हैं कि ये थोड़ा इंक्रीज़ होता है, सैचुरेट हो जाता है, फिर इंक्रीज सैचुरेट। ये अलग अलग बेस करंट्स पे बनाए हुए हैं। आपको बेस करंट नो डाउट सारे आप शो भी करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो एक दो कर दो तब भी सफिशिएंट है। तो ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है ये लोड लाइन, और ये जो पॉइंट है इसके इन बिटवीन सेंटर में ये क्यू पॉइंट का इस लाइन के सेंटर में होना ज़रूरी है। जब ये सेंटर में होगा ना तो जिस तरह का सिग्नल होगा उसी तरह का, जिस तरह का इनपुट होगा और आउटपुट होगा, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, आउटपुट डिस्टॉर्टेड नहीं होगा इनपुट से ना, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो यदि ये क्यू पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वोल्टेज होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ करंट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन बेस करंट भी होगा कुछ। तो ये क्यू पॉइंट क्या डिसाइड करता है कि कलेक्टर पे वोल्टेज क्या है, कलेक्टर का करंट क्या है, बेस करंट क्या है। मतलब हमें यदि इस सर्किट को वर्क में लाना है तो हमें वही जो ये बता रहा है ये कि कलेक्टर पे वोल्टेज कितनी चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज कितनी चाहिए, बेस करंट कितना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज कितनी चाहिए, ये कौन बताएगा? ये बताएगा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स करो, और ये लोड लाइन में सेंट्रल पॉइंट इसको बताएगा कि इतना आपको वोल्टेज चाहिए, ये बेस करंट चाहिए, ये सब कुछ। तो हम क्या करते हैं फिर VCC वोल्टेज ले लेते हैं एक ही जगह पे, हर जगह नहीं वोल्टेज लेते, हर जगह नहीं बैटरी लगाते, एक ही जगह पे बैटरी लगा देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस लेते हैं RL, ये R1, ये R2, ये RE, ये बना देते हैं वोल्टेज या करंट, उतना बना देते हैं जितना ये क्यू पॉइंट हमें कह रहा है। तो ओके, इस वोल्टेज और सारे रेजिस्टेंसेस के थ्रू ये एक्चुअली ना बाइसिंग सर्किट्स है। ये रेजिस्टेंस जो हैं, ये रेजिस्टेंस RE, ये सारे बाइसिंग सर्किट बाइसिंग कर रहे हैं। बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज करंट जितना जो क्यू पॉइंट कह रहा है वो उतना प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट है एक्चुअली, जो आप पढ़ोगे भी बाइसिंग के सिलेबस में। तो एक काम हो गया ख़त्म कि इस वोल्टेज से हमें कितनी वोल्टेज यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, वो सारा बन गया।
रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड था, जो क्यू पॉइंट हमें कह रहा था। अब ये सर्किट रेडी है एम्पलीफाई करने के लिए। अब देखो, ये पहले हमने कैपेसिटर लगाया कि ये जो सिग्नल है थ्रू कैपेसिटर बेस को जाएगा। यदि कैपेसिटर ना होता तो क्या नुकसान हो सकता था कि फिर क्योंकि एक्चुअली ये सर्किट, इससे पहले भी सर्किट होता है, इसके बाद में भी सर्किट होता है। यदि इसके पहले सर्किट की जो डीसी कंडीशंस हैं वो आगे जा सकती हैं इस सर्किट के पास, तो यदि यहाँ पे कैपेसिटर होगा तो सिर्फ सिग्नल ही जाएगा आगे ना, तो डीसी कंडीशंस आगे नहीं जाएंगी। वो कैपेसिटर से डीसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को जाने नहीं देगा, सिर्फ सिग्नल को ही जाने देगा। ओके, अब देखो ये सिग्नल यहाँ पे आया, तो ये सिग्नल को ये एम्पलीफाई करेगा, आउटपुट में आपको ये मिलेगा। अब बात है कि ये सिग्नल से इस सिग्नल पे कैसे मिलेगा। दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ट्रांजिस्टर की इक्वेशन है IE = IP + IC। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि तो अमीटर करंट हुआ आउटवर्ड, मतलब यदि ये करंट आउटवर्ड हुआ तो ये दोनों करंट ना इनवर्ड होंगे। बेस करंट भी अंदर की तरफ होगा, कलेक्टर करंट भी अंदर की तरफ ही होगा। बेस करंट और ये दोनों करंट अंदर की तरफ होंगे। यदि ये बाहर की तरफ है तो NPN में ये होते ही बाहर है, तो ये दोनों अंदर ही होंगे। NPN में ना, ये NPN है क्योंकि अमीटर का एरो बाहर है। ओके, अब हमें समझना है इसकी वर्किंग कैसे है ना जी। तो पहले तो हमें ये क्यू पॉइंट बता रहा था कि यहाँ पे कुछ बेस करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है। विदाउट सिग्नल कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो वो करंट ये वाला फ्लो हो रहा है, ये बिना सिग्नल दिए भी इतना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कलेक्टर करंट ना, मतलब कलेक्टर करंट में आ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज बन रही है, यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि ये वोल्टेज का सिग्नल है, तो इतनी वोल्टेज बन रही है बिना किसी सिग्नल के दिए। आपने सिग्नल नहीं दिया तब भी कुछ ना कुछ वोल्टेज लेवल रहेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि जब ये पॉजिटिव हाफ आएगा सिग्नल का, तो पॉजिटिव हाफ क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ करेगा ये N, यह P। तो पॉजिटिव हाफ क्या करेगा, इस P को स्ट्रेंथन कर देगा, P को इंक्रीज़ कर देगा। तो यदि P इंक्रीज़ हो गया तो P का इंक्रीज़ होने से क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही चाहिए। यदि ये फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज़ होती है तो करंट इंक्रीज़ हो जाएंगे, अमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। इसकी फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज़ होने से ये सारे करंट अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टर करंट जो है ये भी अप हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, जिस तरह का ये सिग्नल है ना, कलेक्टर करंट की वेरिएशन भी वैसी ही रहेगी, कलेक्टर करंट भी वैसे ही वेरी करेगा IC। ठीक है, तो सिग्नल पॉजिटिव में जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बायसिंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं, फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज़ हो रही है, सारे करंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये कलेक्टर करंट भी बिल्कुल वैसे ही उसी तरह का इंक्रीज़ हो रहा है। यदि कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा ना, तो ये वाली वोल्टेज जो है यहाँ पे, ये, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी, ये वाली वोल्टेज VCC, मतलब ये जो यहाँ रहेगा ना VC = ये होगी VCC। यहाँ पे जो वोल्टेज है माइनस जो वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज है ICRL। तो यदि ये एक इंक्रीज़ होता है करंट, ये पार्ट इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि IC के इंक्रीज़ होने से ये इंक्रीज़ हो गया, इसके इंक्रीज़ होने से ये टोटल डिक्रीज़ हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा ना जी। यदि ये इंक्रीज़ होगा IC, तो इसमें से ये वोल्टेज माइनस हो रही है तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, तो तभी हमको ये मिल रहा है ऐसे कि ये डिक्रीज़ हो गया। ठीक है जी, समझ आया ही। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये नेगेटिव पार्ट आएगा तो नेगेटिव क्या करेगा, यदि यहाँ पे ये नेगेटिव आता है तो क्या करेगा, ये P है तो ये P को नेगेटिव क्या करेगा, कम कर देगा, रिड्यूस। तो ये रिड्यूस होगा तो फॉरवर्ड बायस कम हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस कम होने से ये करंट कम होगा, ये करंट कम होगा, ये करंट कम होगा, ये करंट कम हो जाएगा, ये करंट कम हो जाएगा, क्या होगा, ये वाला करंट ये आ जाएगा, ये करंट कम हो गया। अब इस
कम, ये करंट कम होगी, ये करंट कम होगा तो ये पार्ट कम हो जाएगा, ये पार्ट कम होएगा ना जी, ये वाला IC इंटू RL, ये IC इंटू RL कम हो जाएगा और VCC में से माइनस हो रहा है, तो कम चीज़ माइनस करोगे इसमें से तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ये देखो ये इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे सिग्नल एम्पलीफाई होता है। ये वोल्ट में रहेगा, ये मिली वोल्ट में होगा, 2000 टाइम्स इसकी एम्पलीफिकेशन है। तो एक तो बस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये इम्पॉर्टेंट है इसकी वर्किंग को समझने के लिए। तो एक बात लास्ट में हो रहा है कि ये भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आपने आप कहेंगे इसका क्या फंक्शन है, ये बाईपास कैपेसिटर है। ये अनवांटेड AC सिग्नल जो यहाँ पे डेवलप हो जाती है, अनवांटेड AC, उसको ग्राउंड कर देता है, बस ये ग्राउंड है। तो अनवांटेड AC सिग्नल यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगे, वो नहीं हमें चाहिए, हमें AC यहीं पे चाहिए, इस जगह पे। ओके, दिस वर्किंग ऑफ द कॉमन एमीटर गुड है बिकॉज इसका करंट गेन बहुत ज़्यादा है। करंट गेन इसका बीटा से लिखते हैं, बीटा क्या होगा IC अपॉन IB। उस DC कंडीशन में जब आपने सिग्नल नहीं दिया तब, जैसे IC आपका कितना है 99 मिली एम्पियर और बेस करंट कितना है 1 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर कट जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा 99/1। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। और करंट गेन जैसे बीटा है, ठीक है ना, ये करंट गेन है। ऐसे वोल्टेज गेन आप ले सकते हो। वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन इनटू द रेजिस्टेंस गेन बाय ओम्स लॉ। ठीक है, रेजिस्टेंस गेन क्या होगा कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है, इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है। तो करंट गेन को आप रेजिस्टेंस गेन से मल्टीप्लाई करो, वोल्टेज गेन बन जाएगा। तो पावर गेन, तो वोल्टेज गेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपको याद नहीं रहेगा कि वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू करंट गेन, करंट लिख लो, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दोनों का गेन, करंट गेन एंड रेजिस्टेंस गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन। ऐसे ही पावर गेन है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। तो करंट की गेन का स्केयर, करंट गेन वही बीटा ही, यहाँ भी वोल्टेज गेन में ये बीटा ही था, बीटा का स्केयर इनटू द रेजिस्टेंस गेन, कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, उसी के हिसाब से रेशो, क्योंकि ये गेन है, रेजिस्टेंस गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा पावर गेन। ओके, दिस इज द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का वर्किंग। ओके, ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का सर्किट है।